प्यारे बच्चों, आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो प्लाज्मोलाइसिस। इससे प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो देखो, हाइपरटोनिक का मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें सब्सटेंस ज़्यादा और वाटर मॉलिक्यूल अगर कम हो तो उसको कहेंगे हाइपरटोनिक। जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने जो सॉल्यूशन लिया, यानी मैं मान लेता हूँ मैं ये 100 ml कोई सब्सटेंस लिया है, तो उसमें जो 100 ml में से मैं मान लेता हूँ 10 ml शुगर सॉल्यूशन डाला, शुगर सॉल्यूशन, और 90 ml वाटर। एक और कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या किया, 40 ml शुगर डाला, या 40 ग्राम शुगर के लिए, यहाँ पे भी 10 ग्राम भी कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, 10 ग्राम 10 ml, ठीक है, आप उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ 100 मान लिया तो ये 40 हो गया, तो बचा कितना, 60 ml वाटर। तो देखो बच्चों, अब आप इन दोनों को देख के देखो, इसमें भी आपने घर पे क्या एक बीकर लिया, गिलास मान लेते, भगोला मान लेते, 100 ml पानी डाला और उसमें आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी। एक और लिया भगोना और उसमें आपने क्या डाला, 40 ग्राम चीनी डाली और 60 ml पानी डाला। तो अब आप इन दोनों को अच्छी तरह से डिजोल्व करो शुगर में। आप बताओ गाढ़ापन किसमें, हाईली विस्कस कौन सा है, ज़्यादा मीठा सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, ये बात। यानी इसमें आपने क्या देखा कि पानी की मात्रा तो कम है इसके कंपेयर में, तो ये क्या हो गया, हाइपर। पानी की मात्रा कम होनी चाहिए और सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हो गया हाइपरटोनिक। ये कैसा है, ये इसके कंपेरिजन क्या है, हाइपो। एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पे भी 10-90 का रेशियो लिया तो यहाँ पे भी लूंगा 10-90, तो ये कैसे हो गया, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक में जो क्या होता है, सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाते, वहाँ के वहीं रहते, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस को डाला तो जो सेल्स है उसका पानी उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, यानी श्रिंकेज हो जाएगी, और अगर हाइपो में डाला तो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस ये क्या है, एक प्रकार के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस डालते हैं तो उसकी श्रिंकेज हो जाती है। देखो कैसे, When a living plant cell lose their water through the osmosis, osmosis प्रोसेस के द्वारा जब वाटर लूज किया जाता है, क्या होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के बारे में मैंने क्या बताया था, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। यानी हायर कंसेंट्रेशन किसका, पानी का, सब्सटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अगर उसके थ्रू अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर का तो उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। अब देखो, यानी इसमें प्लाज्मोलाइसिस में होता है क्या, ऑस्मोसिस होता है। तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज देयर वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन इन द कंटेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ सेल वॉल अवे फ्रॉम द सेल्स। यानी मैं मान लेता हूं ये कोई सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि आपने जिस बीकर में डाला, ठीक है, यहां मान लेते इसका जो कंसंट्रेशन है 10 मोलर, ये भी एक यूनिट है, जैसे आप किलोग्राम, ग्राम, लीटर, उसी तरह से मोल्स में भी कैलकुलेट किया जाता है, मोल कंसेप्ट में आपने देखा होगा। ये जो सब्सटेंस है ये मान लेते ये 20 मोलर। तो आप अब देख के पता कर सकते हो कि ये कैसा है, हाइपो, ये हाइपर है, ये सॉल्यूशन ज्यादा विस्कस है एज कंपेयर टू इस सेल का। तो मैंने क्या बताया था कि ये यहाँ पे सब्सटेंस ज्यादा है, यानी यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कम है। तो क्या होगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कम है तो इसके कंपेयर में यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो मूवमेंट क्या होगा, ऐसे होगा। यानी ये सेल से ये और पिचक जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप किशमिश है, किशमिश को पानी के अंदर डालते हो तो फूल जाती है, और अगर आप किशमिश को शहद के हनी में डाल दो तो वो और सिंक हो जाएगी। अंगूर को हनी में डाल दो, क्या हो जाएगा, किशमिश बन जाएगा। यानी ये हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, ये जो पानी बाहर निकलेगा तो इसकी ये जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
तो यहाँ का जो सब्सटेंस है ये ऐसे मूव होता होता धीरे धीरे ऐसे कन्वर्ट होता जाएगा, यानी ये इसकी वॉल धीरे धीरे पतली हो जाएगी, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये बात है। तो इस तभी ना लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट, यानी ये जो कंटेंट पूरा था अब यहाँ पे पानी बाहर निकल रहा है तो कंटेंट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या लिखा, अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है उससे अवे हो रहा है, देखो इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। तो अपन ने अभी न्यूक्लियस सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, साइटोप्लाज्म। यानी ये जो कोई सेल है, ये मान लेते हैं ये कोई सेल है, तो इसमें ये न्यूक्लियस तो हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और ये ऊपर सेल वॉल है अगर प्लांट सेल है तो, और नहीं एनिमल सेल है तो नहीं होगी, ये मैंने बता दिया था। तो देखो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसी को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब आप कहोगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी तो लिक्विड होता है, उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इट इज आल्सो कंटेन मेनी स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेक्यूल हो गया, ठीक है, बहुत सारे मिलते हैं। और क्या लिखा, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल्स। और ये जितने भी अंदर सेल ऑर्गेनेल है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो फैट का सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी प्रदान करता है, तो ऐसे चलेगा, ठीक है। आगे फंक्शन